Good afternoon to all of you. हम्म, कैसे हैं आप लोग? चलिए, देखिए अभी हम बात कर रहे थे जर्मन संप्रदाय के बारे में। जर्मन संप्रदाय या जर्मन ज्योग्राफर्स जितने भी थे उनका क्या योगदान था उसके बारे में पिछली क्लास में हमने देखा था। तो मैंने कहा था कि जर्मन के जितने भी सारे भूगोलवेत्ता थे उनमें नियतिवादी विचारधाराएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, जिसको हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कह सकते हैं, पर्यावरण नियतिवादी। तो जर्मन से आगे बढ़ा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जर्मन के जितने भी सारे ज्योग्राफर्स थे उन सब में एक तरह से आप देखेंगे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म दिखता है। लेकिन वही जर्मनी के बगल में फ्रांस की स्थिति कुछ अलग से थी। फ्रांस में अगर मैं आपको कहूं तो फ्रांस में जर्मन भूगोलवेत्ता रैटजेल का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखता है। और कहा जाता है फ्रांस में मानव भूगोल का जो रैटजेल ने शुरू किया था उसका इफेक्ट देखना शुरू हो जाता है। जब भी हम मानव भूगोल की बात करेंगे तो हम मानव को एक क्षेत्र के संबंध में उसके अंतर संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। अब तक जर्मन समुदाय में या फिर आप देखेंगे इससे पहले जितने भी सारे भूगोलवेत्ता थे उन्होंने खास करके प्रकृति से मानव के संबंधों को उतना ज्यादा स्थापित नहीं किया जितना फ्रांस वालों ने किया। इसलिए कहा जाता है फ्रांस में जो डी लाब्लास हैं उन्होंने मानव भूगोल को और ज्यादा विस्तृत करने की कोशिश की। तो जर्मन संप्रदाय के बाद हम आज फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता का क्या प्रभाव रहता है। तो आइए जरा शुरू करते हैं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। तो आप हेडिंग दीजिए क्या, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। वेता, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता या फ्रांसीसी आप लिख सकते हैं संप्रदाय। ठीक है, फ्रांसीसी संप्रदाय। तो याद रखिएगा फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता या फ्रांसीसी संप्रदाय कहां से शुरू होती है। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि सर किन किन चीजों को हम पढ़ें फ्रांस में। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो फ्रांसीसी भूगोल है, और मैंने कहा था कि जर्मनी में तो भूगोल का अध्ययन 1871 के बाद एक तरह से शुरू हो गया था। और आप देखेंगे कि जर्मन जो भूगोलवेत्ता थे बहुत पहले से एक्टिव थे। लेकिन ऐसा ही हुआ था फ्रांस के भी साथ। फ्रांस में भी जो भी विश्वविद्यालय हुआ करते थे उसमें भूगोल एक अलग विषय वस्तु के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि वहां जो इतिहासकार थे, भूवैज्ञानिक थे, प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, वही लोग भूगोल को उसी में पढ़ा दिया करते थे विश्वविद्यालय में। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो हम लाब्लास के काल से देख सकते हैं कि भूगोल के बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन शुरू हो गया था फ्रांस में, और उनके योगदान को हम देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे हैं, डिमांजिया हैं, फिर रेकलेस हैं, फिर और डी मार्तोने हैं, इन सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने किन किन चीजों में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। तो मैं आपको बता देता हूं किन किन चीजों को आपको पढ़ना है। सबसे पहले फ्रांसीसी भूगोल या फ्रांसीसी संप्रदाय, याद रखिएगा यहां पे फ्रांसीसी लिख लीजिए। संप्रदाय में, संप्रदाय में, फ्रांसीसी संप्रदाय में मानव भूगोल, मानव भूगोल के अध्ययन पे अत्यधिक जोर दिया। के अध्ययन पे, अध्ययन पर अत्यधिक प्रकाश डाला है या अत्यधिक बल दिया है। याद रखिएगा फ्रांसीसी संप्रदाय में दिया गया है। याद रखिएगा मानव भूगोल पे, यानी मानव भूगोल या पृथ्वी और
या पर्यावरण तथा मानव भूगोल, सॉरी पर्यावरण तथा मानव के अंतर संबंध को दिखाया गया है। अंतर संबंध, याद रखिएगा, अंतर संबंध को संभववादी विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संभववादी विचारधारा, जिसको हम क्या कहते हैं, धारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किया गया है। अब आप कहेंगे कि संभववादी विचारधारा क्या है या पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच क्या है। आप ये पूछेंगे हमसे कि सर पॉसिबिलिस्टिक या संभववादी विचारधारा क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो संभववादी विचारधारा है, इसको फ्रांसीसी भूगोलवेता का देन कह सकते हैं। ये क्या मानता है या संभववाद क्या मानता है, तो लिख लीजिएगा कि पर्यावरण, संभववाद का मतलब है कि पर्यावरण पर्यावरण मानव को प्रभावित तो करता है, प्रभावित करता है, परंतु मानव अपनी इच्छा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार पर्यावरण को संशोधित करता है, पर्यावरण को संशोधित करता है, संशोधित करता है। याद रखिएगा, इसका मतलब है कि मानव का पर्यावरण से जो अंतर संबंध है, इसमें पर्यावरण मानव पे हावी नहीं है, मानव भी पर्यावरण पे हावी है। इसका मतलब इससे पहले जो जर्मन संप्रदाय था वो क्या कहता था, वो कहता था कि नहीं, पर्यावरण ही मानव को नियंत्रित करता है, पर्यावरण का प्रभाव उसके संस्कृति, उनके निर्जाति समूह, उनके कार्य करने के ढंग, इन सब पे प्रभावी है। लेकिन संभववादी विचारधारा कहता है कि नहीं, मानव चाहे तो पर्यावरण को संशोधित कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लाइमेट्स बहुत ज्यादा सर्द हो रही है, तो मानव अपने आवास को उस हिसाब से हीटर लगा के गर्म कर लेता है। मानो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एसी लगा। तो संभववादी विचारधारा एक काफी तकनीकी, जैसे जैसे हमारा मानव का विकास हो रहा था वैसे वैसे, और आमतौर पे आप तो समझ ही सकते हैं ना, मानव पहले जंगल में रहता था, पर्यावरण से नियंत्रित होता था, जैसे जैसे मानव विकास करते चला गया तो वैसे वैसे भूगोलवेताओं में ये हो गया कि मानव अब पर्यावरण को संशोधित करना शुरू कर दिया। तो ये जो संभववादी विचारधारा उपजी है, ये कहाँ से उपजी है, तो याद रखिएगा ये कहां से आया है। तो संभववाद, ये विचार सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए, लूशियन फैब्रे, याद रखिएगा, लूशियन फैब्रे, फैब्रे याद रखिएगा, फैब्रे ने दिया था, दिया था। और लगभग फ्रांस के जितने भी भूगोलवेता हैं इनसे प्रभावित हुए थे, यानी ये वर्ड से प्रभावित हुए थे, और इन्होंने जितने भी भूगोलवेता फ्रांस में हुए हैं उन सब में याद रखिएगा कि संभववादी विचारधारा दिखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। अब जरा देखिए एक और चीज, एक और चीज मैं आपको बता दूं, संभववाद तो दिया था, दूसरा फ्रांसीसी भूगोलवेता अत्यधिक क्षेत्रीय भूगोल के अध्ययन पे ध्यान देते थे। तो यहां पे आप लिख दिए फ्रांसीसी भूगोलवेता, भूगोलवेता अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक क्षेत्रीय भूगोल के अध्ययन, भूगोल के अध्ययन तथा इसके विकास पर बल देते थे, इसके विकास पर बल देते थे, विकास पर बल देते थे, बल देते थे। देखिए मैंने आपको कहा था कि जर्मनी में एक छोटे से क्षेत्र को हम क्या कहते थे, लैंडशाफ्ट, कुंडे कहते थे। लेकिन वहीं
हैटनर ने उसे कोरोलॉजी वर्ड या कोरोलॉजिकल साइंस नाम दिया था। फ्रांस में इसको पेज के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा अगर क्षेत्र है जहां पे अलग सब कुछ है, वहां की संस्कृति अलग है, वहां की स्थलाकृति अलग है, वहां की मिट्टी अलग है, वहां का वेशभूषा, खान पान, रहन सहन सब अलग है, तो उस छोटे से क्षेत्र को हम पेज का नाम देते हैं। फ्रांस में क्या कहते हैं उसको? पेज। याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि पेज ये होता क्या है। पेज ये लिख लीजिएगा, पेज। तो पेज याद रखिएगा है क्या? तो हम्म फ्रांस में छोटे से भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक क्षेत्र, भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक क्षेत्र पेज कहलाते हैं, पेज कहलाते हैं। अब पेज का जो विकास हुआ था ना, याद रखिएगा ये कब हुआ था। फ्रांस में छोटे से क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो पेज के नाम से जानते हैं। अब इसका विकास कब हुआ था? तो पेज जो शब्द है, इसका सबसे पहला, याद रखिएगा, तो पेज जो शब्द है इसका सबसे पहले, इसका सबसे पहले इस्तेमाल, लिख लीजिएगा, इसका सबसे पहले इस्तेमाल 13वीं शताब्दी में किया गया था। कब? 13वीं शताब्दी में किया गया था, शताब्दी में किया गया था, जिसका अर्थ, पेज का अर्थ, पेज का अर्थ क्या होता है? तो पेज का अर्थ होता है यहां पे, याद रखिएगा, गांव या क्षेत्र। याद रखिएगा, यह एक लैटिन शब्द है। तो यहां पे लिख लीजिए, लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द। ठीक है। अर्थ होता है, अर्थ है अर्थ है गांव अथवा क्षेत्र, गांव अथवा क्षेत्र। तो इसका मतलब, पेज का मतलब, जहां जर्मनी में लैंडसाफ्ट कुंडे हुआ करता था या लैंडसाफ्ट के नाम से उसको जानते थे, वहीं पेज फ्रांस में कहते थे। याद रखिएगा। तो यहां पे पेज का कॉन्सेप्ट, अब याद रखिएगा, तो अधिकतर भूगोलवेत्ता जो फ्रांस से संबंधित थे, वो पेज के विश्लेषण को अत्यधिक अत्यधिक महत्व देते थे। तो अत्यधिक फ्रांसीसी भूगोलवेता भूगोलवेता इसके महत्व, इसके अत्यधिक फ्रांसीसी भूगोलवेता इसके महत्व को को समझाना चाहते थे, समझाना चाहते थे। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, यह एक तरह का क्या था? क्षेत्रीय भूगोल था, या मानव भूगोल कह सकते हैं। जब भी क्षेत्र की बात आती है तो मानव एक बहुत बड़ा उसमें अभिप्रेरक हो सकता है। याद रखिएगा। तो पेज का मतलब आप समझ गए। यहाँ पे पेज का संबंध आप समझ गए। संभववाद विचारधारा कहां से आया? यहीं से आया। दूसरा, मानव भूगोल। याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको लिखा है मानव भूगोल, ये सबसे ज्यादा फ्रांस में ही इंपॉर्टेंट रहा। तो अब याद रखिएगा, यहां पे हम भूगोल वेता में अगर हम बात करेंगे, तो अब कहां से शुरू करें? तो अब हम शुरू करेंगे वी डाली वी वी डाल डी लाबलास। तो लाबलास में आई, और लाबलास से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। अब इनका क्या योगदान है उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए, 1848 से 1918 लिख लीजिए। फ्रांसीसी भूगोल वेताओं में भूगोल विषय पर विस्तृत
प्रकाश डालने का कार्य, डालने का कार्य ब्लास के पूरा नाम यहां लिख लीजिएगा, ब्लास के समय से शुरू माना जाता है, शुरू माना जाता है। याद रखिएगा, कहां से माना जाता है? शुरू माना जाता है। समझ गए? तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में भूगोल विषय पर विस्तृत प्रकाश डालने का कार्य कब से शुरू माना जाता है? तो ब्लास के समय से शुरू माना जाता है, याद रखिएगा। अब दूसरा, इनको मानव भूगोल का संस्थापक, अब देखिएगा ये रैडजेल से प्रभावित थे। रैडजेल के मानव पर्यावरण संबंधी विचार से प्रभावित थे, विचार से प्रभावित थे, तथा एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी जिसको रैडजेल ने लिखा था, एंथ्रोपोजोग्राफी का अध्ययन किया था, अध्ययन किया था, किया था। दूसरा, तो रैडजेल, याद रखिएगा, रैडजेल को मानव भूगोल का संस्थापक कहते हैं, लेकिन रैडजेल अगर ऑप्शन में नहीं हो तो याद रखिएगा कई बार ब्लास होता है ऑप्शन में, ब्लास। तो याद रखिएगा मानव भूगोल का संस्थापक, मानव भूगोल के संस्थापक, के संस्थापक, संस्थापक याद रखिएगा माना जाता है किसको? रैडजेल को, जो इनसे पहले आए थे, रैडजेल। लेकिन अगर नहीं ऑप्शन मिले तो ब्लास को भी आप टिक लगा सकते हैं। अगर रैडजेल ऑप्शन में नहीं है तो आप ब्लास में जा सकते हैं, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जिसका मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपसे पूछा जाता है। मानव भूगोल के संस्थापक अगर रैडजेल नहीं है तो ऑप्शन आप क्या ढूंढेंगे? आप ढूंढेंगे ब्लास। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब क्या है? अब अब एक एक जो मैगजीन थी, ऐसे समझिए भौगोलिक लेख के प्रकाशन के लिए एक व्यवसायी पत्रिका हुआ करती थी। तो एक व्यावसायिक, एक व्यावसायिक पत्रिका, एक व्यावसायिक पत्रिका भौगोलिक लेखों के प्रकाशन के लिए जो क्या करती थी? भौगोलिक लेखों का प्रकाशन करते थे, भौगोलिक लेखों के प्रकाशन के लिए, के लिए जिसका नाम था एनाल्स डी ज्योग्राफी, एनाल्स डी ज्योग्राफी, ये फ्रांसीसी वर्ड है। एनाल्स डी ज्योग्राफी एक व्यावसायिक पत्रिका भौगोलिक लेखों के प्रकाशन के लिए, एनाल्स डी ज्योग्राफी, याद रखिएगा। की स्थापना की थी, स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1891 में, 18 सॉरी हाँ 1891 में। उसके बाद उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा आगे चलते हैं। और इन्होंने संभववादी विचारधारा का प्रचार किया था, संभववादी, संभववादी विचारधारा, विचारधारा
का समर्थन किया, जिसको लूशियन फैब्रे ने दिया था, जिसको लूशियन फैब्रे, याद रखिएगा, लूशियन फैब्रे, लूशियन फैब्रे, जिसको लूशियन फैब्रे ने दिया था, यहां पे आपसे कथन भी पूछा जा सकता है। कथन क्या था इनका, जो संभववादी विचारधारा जो दिया था, उनका कथन क्या था? इनका कथन क्या था, ये आपसे पूछा जाता है। उनका कहना था कि प्रकृति सीमा स्थापित करती है। उनका क्या कहना था? प्रकृति सीमा स्थापित करती है। यहां लिख लीजिएगा, प्रकृति सीमा निर्धारित करती है, निर्धारित करती है, तथा मानव आवास के लिए संभावनाएं उपस्थित करता है। आवास के लिए संभावनाएं उपस्थित करता है, संभावनाएं उपस्थित करता है। याद रखिएगा, क्या करता है? मानव आवास के लिए संभावनाएं उपस्थित करता है। ये उनका कथन था। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, संभववादी विचारधारा को की तरफ इशारा करता है। हम्म, ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब उनकी प्रसिद्ध पुस्तक देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सी है? प्रसिद्ध पुस्तक यहां पे देखिए, यानी बुक कौन कौन सा लिखा था। तो पहला जो बुक था उनका, मानव भूगोल। याद रखिएगा, मानव भूगोल, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, याद रखिएगा, ये क्या है? ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। दूसरा उनका एक, दूसरी जो पुस्तक है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। दूसरी उनकी पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक? टेबलो डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस। टेबलो डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस, डी ला फ्रांस। अब इसमें ये जो चीज है, इसमें पेज के संकल्पना तथा इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। विस्तृत वर्णन, पेज का मतलब समझ गया ना? तो पेज संकल्पना तथा इसका विस्तृत वर्णन है। पेज का विस्तृत वर्णन है टेबलो डीला फ्रांस में, पेज कॉन्सेप्ट। तो वहां का एक छोटा सा क्षेत्र है, जिसको हम फ्रांस का पठार कह सकते हैं। तो ये टेबलो क्या है? टेबलो वहां का एक विशेष क्षेत्र, एक विस्तृत पठारी क्षेत्र, विस्तृत पठारी क्षेत्र कहाँ का है? तो फ्रांस का, फ्रांस का विस्तृत पठारी क्षेत्र टेबलो।
और ये फ्रांस का विस्तृत पठारी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, एक पेज ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, एक पेज ही कहेंगे, यानी क्षेत्र कहेंगे। तो पेज क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हम्म तो इसका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया था। हम्म अब देखिए, एक इनकी संकल्पना क्या थी। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रसिद्ध पुस्तक ये है, अब प्रसिद्ध सिद्धांत देख लीजिए। प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था उनका? प्रसिद्ध सिद्धांत याद रखिएगा, प्रसिद्ध सिद्धांत उनका था पार्थिव एकता का सिद्धांत। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया था? पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया था? इंग्लिश में इसको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्टेरियल यूनिटी। यहां पे हम लिख देते हैं द प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्टेरियल यूनिटी। इसको क्या कहते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्टेरियल यूनिटी। द प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्टेरियल। तो आइए, द प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्टेरियल यूनिटी, ठीक है, पार्थिव एकता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्टेरियल यूनिटी। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्टेरियल यूनिटी। अब इसका क्या मतलब होता है, जरा समझिए। प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्टेरियल यूनिटी का मतलब क्या है कि जैसे आप पूरे पृथ्वी में देखिए, पृथ्वी में आप देखिए, जगह जगह आपको क्या लगेगा कि जो वनस्पति है ना, एक समूहों में है। जैसे आप देखेंगे कि किसी जगह आम का बगीचा है तो आम का ही बगीचा लगा हुआ है, किसी जगह शीशम का पेड़ है तो शीशम का ही पेड़ लगा हुआ है, किसी जगह देखेंगे साल का पेड़ है तो साल का ही पेड़ लगा हुआ है, किसी जगह देखेंगे घास का मैदान है तो घास का ही मैदान है, जैसे पंपास लैंड है, किसी जगह देखेंगे डेंस फॉरेस्ट है तो डेंस फॉरेस्ट ही है, जैसे विश्वतरेखीय वन है, किसी जगह आप देखेंगे रेगिस्तानी झाड़ियां हैं तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो इसका जो पार्थिव एकता का सिद्धांत वनस्पति शास्त्र से लिया गया है। समझ गया ना, लावलास भी लेते हैं तो कहां से लेते हैं? तो वनस्पति शास्त्र से लिया गया है। इसमें कहा गया जो वनस्पति है ना, ये अपने स्थलाकृतियों का चुनाव करके एकता प्रदर्शित करती है, और इस एकता के बाद पृथ्वी एक है, ऐसे समझिए इसको। तो इसका मतलब क्या है कि पार्थिव एकता का सिद्धांत, यहां पे मैं लिख देता हूं, पार्थिव एकता का सिद्धांत कहां से लिया गया है? पार्थिव एकता का सिद्धांत याद रखिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं पार्थिव एकता का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत वानस्पतिक भूगोल से लिया गया है। यह सिद्धांत कहां से लिया गया है? वानस्पतिक भूगोल, वानस्पतिक
भूगोल से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। हाँ, इस सिद्धांत में पृथ्वी के समस्त जीव, समस्त, समस्त लिख लीजिए, समस्त जीव जंतु में एकता प्रदर्शित होती है, एकता प्रदर्शित होती है, जो अपने प्रकृति से सामंजस्य स्थापित कर लेता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है, स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पार्थिव एकता का सिद्धांत है। तो इस चीज को आप समझ रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, पार्थिव एकता का सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सिद्धांत वानस्पतिक भूगोल से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो वानस्पतिक भूगोल से लिया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, यहां तो समझ रहे होंगे, टेरेस्ट्रियल यूनिटी ऑफ, यहां तक आप समझ ही रहे होंगे। क्या हाल है कमलेश, बन रहा है नोट्स? हम्म, ठीक है। हम्म। अब देखिए, इससे पहले अगर मैं कहूं कि ब्लास्ट से पहले, यहां पे एक नोट लिख लीजिए। हाँ, नोट लिख लीजिए, ब्लास्ट से पहले, ब्लास्ट से पूर्व, ब्लास्ट से पूर्व पार्थिव एकता, पार्थिव एकता का सिद्धांत गणितीय भूगोल में ही नजर आता था, याद रखिएगा, गणित के क्षेत्र तक ही सीमित था, गणित के क्षेत्र तक सीमित था। लेकिन इसके बाद पार्थिव एकता ब्लास के समय से आके उसके बाद भूगोल में भी प्रयोग किया जाने लगा, याद रखिएगा, भूगोल में भी प्रयोग किया जाने लगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो दो चीज मैंने आपको बताया कि एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं जीन ब्रोन्स में। अब आइए जीन ब्रोन्स, ये जो देख रहे हैं ये ब्रोन्स, ठीक है। अब ये लिख लीजिए, इनका जन्म तो हुआ था 1869 में, और ये डी लाब्लास का शिष्य था, समझे? तो जेन ब्रोन्स क्या था? जेन ब्रोन्स क्या था? तो लाब्लास का, याद रखिएगा किसका था? तो लाब्लास का शिष्य था, विडाल डी लाब्लास का शिष्य था। याद रखिएगा, ठीक है, शिष्य था। इसका मतलब है कि मानव भूगोल के पक्षधर थे, मानव भूगोल
मानव भूगोल के समर्थक थे। समझ गए? किसके समर्थक थे? मानव भूगोल के समर्थक थे, याद रखिएगा। तो पहला लाप्लास का शिष्य था, दूसरा मानव भूगोल के समर्थक के रूप में वो काम करते थे। याद रखिएगा, मानव भूगोल के समर्थक के रूप में वो काम करते थे। बहुत अच्छा। अच्छा है कमलेश, पूरा एकदम नोट्स बनाते रहो। थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन ये होगा कि मैं भी नोट्स अपडेट करके रख दूंगा, फिर उस नोट्स को भी एक बार पढ़ लेना, तो उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। मानव भूगोल के समर्थक थे। ब्रोंज। अब देखिए ब्रोंज, हम्म, तो मानव भूगोल के समर्थक थे, तो उन्होंने, याद रखिएगा यहां पे मैं लिख देता हूं, उन्होंने यानी जीन ब्रोंस ने, जीन ब्रोंस ने उन्होंने मानव भूगोल को सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक भूगोल के रूप में, मानव भूगोल को सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया। तो उनका याद रखिएगा सबसे ज्यादा योगदान किस पे है, तो सांस्कृतिक भूगोल में। और सांस्कृतिक भूगोल तो आप जानते हैं, सांस्कृतिक भूगोल में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, निर्जाति, उसकी समस्याएं, या फिर कहाँ कौन सी जातियां हैं उनके बारे में उल्लेख। तो मानव भूगोल के वो पक्षधर थे, याद रखिएगा, मानव भूगोल के हम्म। अब देखिए उनकी एक मुख्य, उनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इस ब्रोंस के बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस उन्होंने दो मुख्य संकल्पना प्रस्तुत की थी, उसको जरा देखने की कोशिश कीजिए। इनकी प्रमुख संकल्पना या प्रमुख पुस्तक पहले देख लीजिए। प्रमुख पुस्तक कौन सी थी, तो देखिए इनकी प्रमुख जो पुस्तक थी, ज्योग्राफी ह्यूमन, ज्योग्राफी ह्यूमन। ठीक है, ज्योग्राफी ह्यूमन। एक्चुअली ये सब फ्रांसीसी वर्ड में लिखा हुआ होता था। एसाई डी ब्लासिफिकेशन, एसाई डी ब्लासिफिकेशन, एसाई डी ब्लासिफिकेशन, ब्लासिफिकेशन, एसाई डी ब्लासिफिकेशन, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये फ्रांसीसी वर्ड है, लेकिन अगर मैं इसको अगर हिंदी में रूपांतरित कर दूं, तो मानव भूगोल ही कहेंगे इसको। तो मानव भूगोल एक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ब्लास ने भी लिखी थी, इन्होंने भी लिखी थी, लेकिन इनके भूगोल पुस्तक के भूगोल का टाइटल ज्योग्राफी ह्यूमन एसआईडी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव था। अब इतना लंबा चौड़ा तो पूछता नहीं है, लेकिन हाँ, जब ब्लास नहीं हो तो मानव भूगोल ब्रोंज को क्रेज चला जाता है, याद रखिएगा। हम्म। हम्म। अब इनकी अध्ययन की पद्धति कभी कभी आपसे पूछी जाती है। अध्ययन की पद्धति, अध्ययन की जो पद्धति थी इनकी,
ये क्या थे? हम्म। तो इनके अनुसार क्या था? इनके अनुसार लिख लीजिए, इनके अनुसार भौगोलिक अध्ययन की दो पद्धतियां हैं। भौगोलिक अध्ययन की दो पद्धतियां हैं, दो पद्धतियां हैं। याद रखिए, कौन सी पद्धतियां हैं? दो पद्धतियां हैं। पहला पद्धति यानी भूगोल को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, पहला पद्धति है क्रियाशीलता का सिद्धांत। याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। और दूसरा जिसको कहते हैं अन्योन्य अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत। दोनों को हम समझाते हैं, आपको समझ जाएंगे, बहुत ज्यादा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ जाएंगे। तो इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। समझ गए? और अनुन्यान अनुनन्य क्रिया का सिद्धांत का इंग्लिश, अनुनन्य क्रिया का सिद्धांत, इसका जो इंग्लिश है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन या प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो बस आप इतना केवल याद रखिए इनके बारे में। ये फ्रांसीसी भूगोलवेता थे, तो इसका मतलब है फ्रांसीसी भूगोलवेता था, तो आप जानते हैं ये भी किसके समर्थक होंगे? संभववाद थे, संभववादी थे। याद रखिएगा, ये भी क्या थे? संभववादी विचारधारा के थे। यहाँ पे लिख दीजिए, संभववादी विचारधारा के थे। समझ गया ना? किसके थे? तो संभववादी विचारधारा के थे। अब क्रियाशीलता का सिद्धांत जरा मैं आपको समझा देता हूं, क्या होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब देखिए, इनका ये कहना था कि मान लीजिए क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, यहां पे लिख देता हूं। यहां आइए, क्या है क्रियाशीलता का सिद्धांत? ये क्या था? क्या मतलब है क्रियाशीलता? क्या होता है? एक्टिविटी क्या होता है? अब एक्टिविटी का मतलब है, सपोज कीजिए आपका गांव है, ठीक है ना? तो आप अपने गांव में जाते हैं। सपोज कीजिए फ्रांस में एक पेज है, पेज का मतलब क्या है? एक छोटा सा गांव समझ लीजिए, क्षेत्र समझ लीजिए। आप अपने गांव में जाते हैं, तो देखते हैं कि आपका जो गांव है उसमें सब लोग मिलजुल कर खाना पीना खाते हैं, रहते हैं। एक जीवन शैली है उनकी। एक त्योहार मनाते हैं, उस क्षेत्र में एक अलग सा त्योहार मनता है। वहां का रीति रिवाज अलग है, हो सकता है एक स्पेशल टाइप का रीति रिवाज हो। ठीक है। लेकिन आज से 10 साल बाद आप जाते हैं, तो धीरे धीरे वो रीति रिवाज संस्कृति थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है। तो आप कहते हैं यार पहले जैसा जो गांव था ना, ये पेज जैसा पहले था वैसा अब नहीं रह गया। यहाँ की संस्कृति तो बदल गई। यहाँ गांव के लोग अब शहर की चीज समझ गए। यह है कि संस्कृति में अब भांगड़ा आ गया है। लोग सांस्कृतिक संक्रमण लिए हुए हैं। तो कहा जाता है समय के साथ साथ किसी भी भौतिक संदर्भ में किसी भी जगह की संस्कृति पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, और जो समय के साथ साथ चेंज होता है। तो ब्रुन्स का कहना था इस सिद्धांत में कि किसी भी भौतिक क्षेत्र को उनके समय कालक्रम के अनुसार समझा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो समझ लीजिए, वही चीज यहां पे लिख लीजिए। हाँ, भौतिक परिदृश्य,
तथा संस्कृति, तथा संस्कृति किसी खास क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तित होते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते हैं, समझ गए, समय के साथ परिवर्तित होते हैं, समझ गए, समय के साथ परिवर्तित होते हैं। अतः अध्ययन, अध्ययन इनका कहना था, अतः अध्ययन समय काल क्रम के अनुसार होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज अध्ययन करके छोड़ दिए और उसी चीज को चलाए चलाए जा रहे हैं। तो समय चेंज हुआ, संस्कृति बदलेगी। उसका भौतिक परिदृश्य का मतलब है वहां जो मिट्टियां हैं, वहां की जो जलवायु है, वहां का जो स्ट्रक्चर है, उनके संदर्भ में संस्कृति बदलती रहती है। तो ये एक्चुअली क्रियाशीलता का सिद्धांत किस चीज का सिद्धांत है? मानव संस्कृति। इसका मतलब मानव संस्कृति भूगोल कह सकते हैं। तो मानव संस्कृति भूगोल किसका है पार्ट्स? मानव भूगोल का ही पार्ट्स है, याद रखिएगा। किसका पार्ट है? तो मानव भूगोल का ही पार्ट है, याद रखिएगा। अब दूसरा, दूसरा सिद्धांत कौन सा था? तो देखिए दूसरा सिद्धांत कौन सा है, इसको जरा देखते हैं। कौन सा था ये? अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत, अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत। तो ख देखिए क्या है? अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत। तो इसको तो समझ लिए, इसको तो लिख लिया आपने, अब इसको समझिए, ये क्या है? अब देखिए, अब यह जो अन्योन्य क्रिया है ये क्या कहता है? किसी भी भूदृश्य में आप देखेंगे, किसी भी भूदृश्य में वहां का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो भौतिक वातावरण है, और वहां का जो संस्कृति है, जीव जंतु है, उनमें एक गाढ़ा संबंध होता है। जैसे मैं अगर कहूं कि यहाँ पे रेगिस्तान है, तो यहाँ पे ऊंट आ जाएगा, शेर और बाघ तो आएगा नहीं रहने। तो यहाँ पे वहां की स्थलाकृति के साथ एक संबंध बन गया, वहां के जलवायु के साथ एक संबंध बना, यानी इंटरेक्शन हो गया। अब ये चीज उन्होंने कहाँ से सीखी थी? तो ब्लास से सीखी थी, ब्लास के शिष्य थे, और उन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत को यहाँ कॉपी किया था। तो याद रखिएगा, यह सिद्धांत यहाँ लिख लीजिए। यह सिद्धांत, यह सिद्धांत ब्लास के पार्थिव एकता के सिद्धांत से प्रभावित था। पार्थिव एकता के सिद्धांत से, एकता के सिद्धांत से प्रभावित था, समझ गए, सिद्धांत से प्रभावित था। इसके अनुसार, इसके अनुसार लिख लीजिए, इसके अनुसार भौतिक पर्यावरण में जीवों तथा संस्कृति में अन्योन्य संबंध स्थापित होता है। संबंध स्थापित होता है, याद रखिएगा, क्या होता है? संबंध स्थापित होता है। तो आप दोनों ही ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके लिए? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके लिए है इंपॉर्टेंट? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ब्रोंज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ब्रोंज के बाद रेकलस में आते हैं, यहां तक लिख लीजिए, इसको ठीक से लिख लीजिए, ठीक है। पार्थिव एकता के सिद्धांत से प्रभावित है, यहां पे मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है। अब रेकलस में आइए, रेकलस, रेकलस में आए, एलिस रेकलस।
अब देखिए रेकलस के बारे में जो समयावधि है उसको आप लिख लीजिएगा। अब आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि याद रखिएगा कि उनकी पुस्तक आपसे पूछी जाती है, और याद रखिएगा ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ही पूछी जाती है, बाकी इनका योगदान सिर्फ प्रसिद्ध पुस्तकों के रूप में है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक इनकी आप याद कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि ला टेरे, ला टेरे ये पुस्तक जो है, ये पहली पुस्तक ला टेरे, ठीक है, ला टेरे कई बार पूछी गई है। ला टेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक पुस्तक है, इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। आप देखेंगे ये एग्जाम के लिए ही उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, एग्जाम के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंस रखता है लाटेरे। दूसरी पुस्तक थी नेविले ज्योग्राफी यूनिवर्सल, नेविले ज्योग्राफी दूसरी पुस्तक थी नेविले ज्योग्राफी, नेविले ज्योग्राफी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल तो रेकलस की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, रेकलस के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, और ये जो पुस्तक थी ये एक तरह का क्या थी, प्रादेशिक भूगोल थी। ठीक है। तो याद रखिएगा यह पुस्तक, यहां लिख लीजिए, यह पुस्तक क्षेत्रीय भूगोल के बारे में बताती है, क्षेत्रीय भूगोल पर केंद्रित थे। क्षेत्रीय भूगोल का मतलब था पेज, पेज के कॉन्सेप्ट पे ही थे। हम्म अब इसके कितने वॉल्यूम थे, तो याद रखिएगा इसके वॉल्यूम थे कितने, तो करीब इसके वॉल्यूम यानी ये कितने वॉल्यूम में लिखी गई थी, 19 पुस्तकें लिखी थी, 19 वॉल्यूम, 19 पुस्तक थी। तो अगर मैं आपसे कहूं, कहते कहते हैं ना कि इसका ये सीरीज आया कि नहीं आया, इसका आया, तो इसी तरह जो नेविले ज्योग्राफी यूनिवर्सल लिखी गई रेकलस के द्वारा, ये किस पे थी, क्षेत्रीय भूगोल, और ये 19 पुस्तकें इस पे लिखी थी, यानी उन्होंने क्षेत्रीय भूगोल पे कितनी पुस्तक लिखी थी, तो 19। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि ये विश्व में, याद रखिएगा, जो रीटर की अर्धकुंडे थी, याद रखिएगा कॉल रीटर ने क्या लिखा था, अर्धकुंडे। रीटर की अर्धकुंडे, अर्धकुंडे भी क्या थी, क्षेत्रीय भूगोल थी, ये भी क्या था, प्रादेशिक भूगोल था। और अर्धकुंडे भी क्या था, प्रादेशिक भूगोल।
तो रीटर की अर्धकुंडे प्रादेशिक भूगोल से ज्यादा ख्याति प्राप्त करी, से ज्यादा प्रसिद्ध हुई इनकी पुस्तकें, हुई इनकी पुस्तक, याद रखिएगा, इनकी पुस्तक रीटर के अर्धकुंडे से ज्यादा प्रसिद्धि पाई। ये वाली जो पुस्तक थी ये क्षेत्रीय भूगोल पे ही लिखी गई थी, क्षेत्रीय भूगोल पे ही, पेज के ही कॉन्सेप्ट पे लिखी हुई थी। ठीक है। दूसरा याद रखिएगा कि जो जो ये थे इनकी जो विचारधारा थी, याद रखिए, यहां लिख लीजिए विचारधारा, इनकी जो विचारधारा थी ये संभववादी विचारधारा थी, संभववादी विचारधारा। अब आप संभववादी और नियतिवादी विचारधारा में अंतर तो समझ ही गए होंगे। दूसरा, ठीक है, विचारधारा इनका क्या था, संभववादी विचारधारा। अब एक तीसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक भी आप लिख लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो पुस्तक थी, पृथ्वी और उसके निवासी। पृथ्वी और उसके निवासी, पृथ्वी और उसके निवासी, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बुक, ये कई बार पूछी गई। अब पृथ्वी और उनके निवासी, इस पुस्तक में याद रखिएगा संभववादी विचारधारा को इन्होंने कहा है। यहां यहां पे आप लिख लीजिएगा कि इस पुस्तक में संभववाद, संभववादी वादी विचारधारा को बताया गया है, उनके द्वारा बताया गया है। और उनका कहना था कि पृथ्वी मानव पर्यावरण की उपज नहीं है, इनका एक कथन है, याद रखिएगा, मानव पर्यावरण का की उपज नहीं है, यह कथन पूछा जाता है, नहीं है, बल्कि उसका एक भाग है, उसका एक भाग है, याद रखिएगा, बल्कि उसका एक भाग है। तो ये कथन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसका एक महत्वपूर्ण भाग, ऐसे करके लिख लीजिएगा, एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण भाग है। अब ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है। तो ये एलिस रैकलस। अब रेकलस के बाद हम आते हैं किस पे, एमेनुअल डी मार्टोने। अब आइए, एमेनुअल डी मार्टोने। अब ये भी ब्लास का शिष्य था, तो याद रखिएगा, विडा विडाल, हम्म शिष्य थे तथा दामाद भी थे,
दामाद का मतलब समझ रहे हैं? शिष्य था, दामाद बन गया। दामाद थे और उन्होंने इनके विचार को आगे बढ़ाने का कोशिश किया था। हम्म। अब इन्होंने क्या किया था, भौतिक भूगोल के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त की थी। भौतिक भूगोल के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त की थी, याद रखिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी कहाँ की थी, तो भौतिक भूगोल। अब तक आप देख रहे थे कि जितने भी फ्रांसीसी भूगोलवेता थे वो क्या थे, मानव भूगोलवेता थे। लेकिन ये आप देखेंगे कुछ वैसे लोगों में शामिल थे जो भौतिक भूगोल का अत्यधिक विस्तृत उल्लेख किया करते थे। भौतिक भूगोल का। अब उन्होंने, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उन्होंने कारपेथियन पर्वत, उन्होंने कारपेथियन पर्वत, कारपेथियन पर्वत का विस्तृत उल्लेख किया है। कारपेथियन पर्वत का यूरोप में का विस्तृत उल्लेख किया है। विस्तृत उल्लेख, उल्लेख किया है, याद रखिएगा, विस्तृत उल्लेख किया है। उन्होंने कारपेथियन पर्वत का विस्तृत उल्लेख किया है। तथा आल्प्स पर्वत के हिमानी अपर्दन को समझाने की कोशिश की है। हिमानी अपर्दन का मतलब ग्लेशियल इरोजन। हिमानी अपर्दन, आल्प्स पर्वत के हिमानी अपर्दन का उल्लेख किया है। तो भौतिक भूगोल है ये सारा, याद रखिएगा। अब भौतिक भूगोल प्रभावित कहां से हुए थे ये, तो याद रखिएगा, भौतिक भूगोल में, भौतिक भूगोल के क्षेत्र में डेविस से प्रभावित थे। याद रखिएगा, भौतिक भूगोल के क्षेत्र में किससे प्रभावित थे, डेविस, विलियम मॉरिस डेविस, नाम तो सुना होगा, विलियम मॉरिस डेविस, जिन्होंने सामान्य अपर्दन चक्र दिया था। डेविस, विलियम मॉरिस डेविस से प्रभावित थे, याद रखिएगा, ये प्रभावित थे, विलियम मॉरिस डेविस से प्रभावित थे। अब इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये कौन सी है, यहां पे मैं लिख देता हूं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक ही है जो याद करने के लायक है, और उसको आप लिख लीजिए। प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेट, याद रखिएगा क्या है, ट्रेट डी ज्योग्राफी फिजिक, डी ज्योग्राफी फिजिक, ट्रेट दी ज्योग्राफी फिजिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। तो ये कभी कभार ही पूछा जाता है, जो मार्टोने हैं इनके बारे में, तो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसको लिख देता हूँ। ठीक है, बस इतना ही याद करना है आपको, मार्टोने के बारे में सिर्फ इतना ही आपको याद करना है। इसके बाद लास्ट जो है वो कौन है, तो देखिए, अल्बर्ट डिमांजिया, अल्बर्ट डिमांजिया में आइए। उसके बाद हम फिर ब्रिटिश संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, या ब्रिटिश भूगोलवेताओं के योगदान के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने योगदान दिया था, ब्रिटिश भूगोलवेताओं का योगदान क्या था। ये लास्ट है का। अब आइए, अल्बर्ट डिमांजिया।
तो ये भी शिष्य थे ब्लास के, तो लिख लीजिएगा। विडाल डी लाब्लास के शिष्य थे। ये भी किसके शिष्य थे? तो लाब्लास के शिष्य थे ये भी। ठीक है, ये भी शिष्य थे। हम्म। अब ये मानव भूगोल के पक्षधर थे, याद रखिएगा, मानव भूगोल का विस्तृत अध्ययन किया था, विस्तृत अध्ययन किया था। और मानव भूगोलवेता ही इनको कह सकते हैं। जैसे आप देखेंगे डिमांजिया और मार्टोने, डिमांजिया और मार्टोने दोनों ब्लास के यहाँ पढ़ने जाते थे, शिष्य थे उनके यहाँ। और एक, आप समझ रहे हैं, दामाद बन गया और बेचारा इसको कुछ नहीं मिला। लेकिन एक मानववादी बन गया और वो भौतिकवादी बन गया जो दामाद था। तो मानव भूगोल का विस्तृत अध्ययन, मानव भूगोल का इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था। इनकी एक पत्रिका थी जिसके संपादन कार्य में ही इनका जीवन सबसे ज्यादा गया था। तो याद रखिएगा, एनॉल्स, एनल्स एक पत्रिका थी। एनल्स, अगर आपसे पूछा जाए कि एनल्स पत्रिका का संपादक का कार्य किया, का कार्य किया, ठीक है। और इस पत्रिका के लिए लगभग इन्होंने 31 लेख लिखे थे, 31 लेख, और 89 के करीब इन्होंने टिप्पणियां लिखी थी, टिप्पणियां लिखी। तो सबसे ज्यादा इनका काम अनाल्स जो पत्रिका थी, तो आपसे पूछा जाता है कि एनाल्स जो पत्रिका है ये किसके द्वारा छापी जाती थी? तो ये डिमांजिया की पत्रिका हुआ करती थी। अब इनका जो कार्य है किन किन क्षेत्र में था कार्य? तो जनसंख्या के क्षेत्र में, जनसंख्या भूगोल पे काम किया है इन्होंने, याद रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पे भी लेख लिखा है इन्होंने। उसके बाद मानचित्रण पे भी काम किया है, जिसको हम भू उपयोग मानचित्र कहते हैं। भू उपयोग मानचित्र, इस पे भी उनका काम था, याद रखिएगा। भूमि उपयोग मानचित्र, इस पे भी इनका काम था। निर्जाति समूह, निर्जाति समूह, गोरे लोग और निग्रो के संबंध के बारे में अध्ययन किया था। के संबंध, तो गोरे निग्रो यानी व्हाइट ब्लैक जो रेसिज्म चलता था, संबंध का अध्ययन भी ये करते थे। ठीक है, निर्जाति समूह किसको कहते हैं? जो जिनकी शारीरिक जो लक्षण होती है वो अलग अलग पाई जाती है। तो इतना इनका कार्य क्षेत्र रहा है, समझ गए। तो अल्बर्ट डिमांजियान, अब देखिए 1872 से 1940 तक के योगदान को इनको बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने आपको लिख दिया है। उसके बाद से जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, उसके बाद आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का। अब जब जनसंख्या भूगोल चल रहा है तो जनसंख्या भूगोल के बाद 1940 के बाद देखेंगे
द्वितीय विश्व युद्ध एक तरह से शुरू हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो ये बीच में तो कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे जनसंख्या भूगोल में, या फिर आप संस्कृति में, या फिर आप देखेंगे सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ने लगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का प्रयोग बढ़ने लगा, और भूगोल को एक नियम, मॉडल, सिद्धांतों के द्वारा समझाया जाने लगा। तो आप देखेंगे इसी बीच में बहुत सारे नियम, सिद्धांत आने लगे, जिसको हमने मात्रात्मक क्रांति का नाम दिया। तो आप 1940-50 के बाद आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मात्रात्मक क्रांति आ जाती है, और भूगोल को पढ़ने का एक अलग ढंग आ जाता है, और जिसके आलोचना के रूप में, क्रिटिसिज्म के रूप में बहुत सारे भूगोलवेत्ता विश्व में एक आलोचनात्मक क्रांति शुरू कर देते हैं। जैसे अतिवाद का जन्म हो जाता है, अतिवादी भूगोल किसको कहते हैं ये पूछा जाता है, व्यवहारिक भूगोल क्या है, उपागम का विकास कैसे हुआ, कल्याणकारी भूगोल का विकास कैसे हुआ। इसके अलावा है कि तो बहुत सारी चीज डेवलप्ड हो गया आलोचना के रूप में। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रांसीसी आज विचारधारा समाप्त होती है, तो जर्मन खत्म हो गया, संभववादी विचारधारा से जुड़ा हुआ फ्रांस खत्म हो गया। अब ब्रिटिश संप्रदाय में कल हम आपको बात करेंगे। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, लेकिन आपके दिमाग में ये सारा चीज डिजॉल्व होना चाहिए, यानी आप को समझ आनी चाहिए। कहीं समझ स्तर पे कोई भी दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइएगा, फोन करिएगा। ऑल द बेस्ट।